सन 2022 के जुलाई महीने में एक गोली चलने की आवाज नारा शहर के ओगावा सैदाइजी स्टेशन से सुनाई दी। आबे की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक लेख लिखकर दोनों देशों की मित्रता को याद किया, आबे के भारत जापान संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान को बताया और घोषणा की कि भारत 9 जुलाई को पूरे देश में एक दिन का शोक मनाएगा। इस बात ने जापानियों को थोड़ा भावुक कर दिया, क्योंकि जापान ने खुद आबे के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं की थी, लेकिन भारत ने तो जैसे कब्र देखते ही रोना शुरू कर दिया। बेशक इस समय केवल मोदी ही दुखी नहीं थे, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी अपने भाषण में अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि जापान के सबसे लंबे समय तक कार्यरत प्रधानमंत्री के रूप में आबे ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण के लिए अत्यधिक उत्साह बनाए रखा और हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। बाइडेन की जापान को याद दिलाने के लिए थी कि भले ही आबे चले गए हों, उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया इंडो पैसिफिक रणनीति चीन को रोकने का साधन है, इसे उनके साथ ही नहीं जाने देना चाहिए। इस पर जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने बात को तुरंत समझ लिया और बाइडेन को दिए अपने जवाब में इंडो पैसिफिक रणनीति का जिक्र किया, आबे की इच्छाओं को आगे बढ़ाने का वादा। लेकिन इंसान जो सोचता है वह हमेशा सच नहीं होता। कुछ ही वर्षों में दक्षिण एशिया की स्थिति में जबरदस्त बदलाव आ गया। इस साल जुलाई में भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन यात्रा के दौरान कहा कि भारत चीन विकास के साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं, आपसी लाभ के लिए सहयोग करना चाहते हैं। इसके तुरंत बाद भारत ने चीन के लिए 5 साल से वीजा पाबंदी हटा दी, जिसे बाहरी दुनिया ने चीन भारत संबंधों में नरमी का संकेत माना। और इसी समय आबे की इंडो पैसिफिक रणनीति विफल हो गई। शिंजो आबे को भारत आने का निमंत्रण मिला और उन्होंने भारतीय संसद में प्रसिद्ध 2 महासागरों का संगम भाषण दिया। अपने भाषण में आबे ने अपनी रणनीति को स्पष्ट किया। जापान चाहता था कि यूरेशिया महाद्वीप के किनारे एक क्षेत्र बने जिसे स्वतंत्रता और समृद्धि का चाप कहा जाए। उसने यह भी कहा कि जापान भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी इन योजनाओं की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के संगम पर एक नया महान एशिया धीरे धीरे आकार ले रहा है। आबे का मानना था कि दोनों महासागरों के छोर पर स्थित लोकतांत्रिक देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे सभी स्तरों पर अपने नागरिकों के बीच मित्रता को गहरा करें। जापान और भारत अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी नौसेना की दक्षिण की ओर बढ़ने की सोच से काफी मिलती जुलती है। बस उस समय इसे नया महान एशिया नहीं बल्कि एशियाई सह समृद्धि क्षेत्र कहा जाता था। 2013 में ओबामा प्रशासन ने एशिया की वर्तमान स्थिति के आधार पर एशिया प्रशांत पुनर्संतुलन रणनीति पेश की, जिससे अमेरिकी विदेश नीति का ध्यान मध्य पूर्व से एशिया की ओर स्थानांतरित हो गया। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर विवाद पर चीन से टकराव के लिए आसियान देशों को उकसाना शुरू कर दिया। इस चरण में अमेरिका का समर्थन आसियान देशों पर केंद्रित था, प्रशांत और दक्षिण चीन सागर के तटीय देशों पर। इसमें भारत शामिल नहीं था। इसकी जड़ में जाएं तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच करीबी संबंध थे, जिससे अमेरिका और भारत के बीच हिंद महासागर समेत कई मुद्दों पर टकराव हुआ। इसी वजह से जब अमेरिका ने चीन को रोकने की योजना बनाई तो उसे भारत का ध्यान नहीं आया और यही मौका आबे को मिल गया। अगस्त 2016 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहली बार स्वतंत्र प्रशांत और हिंद महासागर की अवधारणा पेश की। उन्होंने इस रणनीति को 2 महासागरों का संगम कहा, जिसे सक्रिय शांति भी कहा जाता है। इसका निहितार्थ था कि अमेरिका की रणनीति में समस्या है। एक स्वतंत्र प्रशांत महासागर ही अमेरिका की नजरों में कैसे आ सकता है? वॉशिंगटन की जिम्मेदारी को और बढ़ाना होगा। इसमें एक स्वतंत्र हिंद महासागर भी जोड़ना होगा। ऐसे में भारत स्वाभाविक रूप से चीन को रोकने की रणनीति में महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। जापान के प्रयासों से भारत और अमेरिका ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों को आपसी सुविधाओं का उपयोग, ईंधन भरने, मरम्मत और अन्य लॉजिस्टिक कार्यों की अनुमति मिली। 2017 की शुरुआत में भारत ने पहले बेल्ट एंड रोड फोरम में प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिया, जिससे कूटनीतिक टकराव शुरू हुआ। उसी साल जून में डोकलाम में चीन भारत सेनाओं के बीच आमना सामना हुआ, जिससे दोनों देशों के संबंध निम्नतम स्तर पर पहुंच गए। शिंजो आबे के उकसावे पर जापान के विदेश मंत्रालय ने नवंबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता को आगे बढ़ाया और QUAD नामक चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन शुरू किया। इसी समय ट्रंप विशेष विमान से जापान अमेरिकी सैन्य अड्डे योकोटा पहुंचे और 2000 जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमेरिकी सैनिकों के सामने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति प्रस्तुत की।
अगर आप इस समय रेखा पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि बाहरी कारणों के दृष्टिकोण से चीन भारत सीमा विवाद का अमेरिका की एशिया प्रशांत क्षेत्र में वापसी की रणनीति और जापान की इंडो पैसिफिक रणनीति से घनिष्ठ संबंध है। यह कहा जा सकता है कि चीन को संतुलित करने में आबे ने अमेरिका से भी पहले सोचना शुरू कर दिया था। इसी के साथ भारत पश्चिमी देशों की गाड़ी में जुड़ गया। मोदी ने भी महसूस किया कि पश्चिम को चीन का संतुलन बनाने के लिए भारत की जरूरत है। जब तक भारत और चीन के संबंध खराब रहते हैं, भारत पश्चिम से पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर सकता है। कम से कम कुछ कार्रवाइयों के लिए मौन स्वीकृति मिल सकती है। यहाँ कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। हितों के चलते चीन भारत सीमा विवाद लगातार बढ़ता गया और दोनों पक्षों के बीच जमा हुआ तनाव जून 2020 में पूरी तरह फूट पड़ा। यहाँ तक कि भारत में पढ़ रहे चीनी छात्रों को भी वीजा न मिलने के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर समय से पहले ही देश लौटना पड़ा। जापान की खुशी नहीं रही। उसने इंडो पैसिफिक क्वाड सुरक्षा संवाद सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया। 2020 में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। 2021 एक संयुक्त बयान चीन लक्षित करते हुए पूर्वी सागर दक्षिण चीन सागर नियम आधारित समुद्री व्यवस्था प्रस्ताव रखा। जापान के हस्तक्षेप से चीन भारत संघर्ष का जोखिम बढ़ा। यह दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त गतिशीलता में बदल गया। वहीं हमारे देश ने इंगित किया कि क्वाड सुरक्षा संवाद एशिया का नाटो है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारी खतरा पैदा कर रहा। ऊपर बताए गए सतही कारणों के अलावा चीन भारत संबंधों के टूटने के पीछे एक गहरी आंतरिक तर्क भी है, और वह यह है कि भारत चीन की जगह लेकर नई विश्व फैक्ट्री बनना चाहता है। हालांकि विश्व फैक्ट्री बनने के लिए मजबूत विनिर्माण क्षमता और कुशल उत्पादन उपकरण होना जरूरी है। कुशल उपकरण अधिक उत्पादकता ला सकते हैं। मोदी ने उत्साह से अबे की कब्र पर जाकर शोक व्यक्त किया। इसका कारण यह नहीं कि अबे ने क्वाड को आगे बढ़ाया था। असल वजह अबे ने जापानी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया था। 2018 में चीन अमेरिका व्यापार युद्ध के बाद पश्चिमी ब्रांडों ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने के लिए China+1 रणनीति अपनाई। इसका मतलब है चीन के अलावा अन्य जगहों पर नए कारखाने स्थापित हों और चीन से उत्पादन क्षमता स्थानांतरित हो, ताकि आपूर्ति श्रृंखला संकट से बचने के लिए भारत जैसे बड़े जनसंख्या वाले देश के लिए चीन की हिस्सेदारी मिल जाए। अकल्पनीय विकास। उस समय भारत में यह राय थी कि चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि में चीन भारत संबंध जितने खराब होंगे, भारत को उतना ही अधिक औद्योगिक स्थानांतरण का मौका मिलेगा। शिंजो आबे द्वारा भारत को दिखाए गए बड़े सपने में जापान की इंडो पैसिफिक रणनीति केवल चीन का मुकाबला करने के लिए एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पूंजीवादी आदर्श क्षेत्र भी बनाएगी जहां प्रतिभा, पूंजी और तकनीक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। 2020 में चीन भारत संघर्ष के एक महीने बाद फॉक्सकॉन ने चेन्नई के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित अपने एप्पल असेंबली प्लांट के विस्तार के लिए $1 अरब के निवेश की घोषणा की। भारतीय सरकार की नीति के अनुसार कोई भी कंपनी यदि भारत में स्थानीय स्तर पर कारखाना स्थापित करती है, स्थानीय उत्पादों का निर्माण करती है और चीन से आयातित वस्तुओं की जगह लेती है, तो भारतीय सरकार उसे भारी प्रोत्साहन देगी। इस योजना पर अनुमानित $23 अरब खर्च होने की उम्मीद है। भारत इस अवसर का लाभ उठाकर विश्व की फैक्ट्री बन जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, दोनों पक्षों की मंशा एक जैसी है। पश्चिम चाहता है कि उद्योग चीन से बाहर जाएं और भारत उन्हें अपनाने को तैयार है। अगर आप उस समय की खबरें याद करें तो लगभग हर दिन यही खबर आती थी कि मेक इन इंडिया चीन के मेड इन चाइना की जगह ले लेगा और भविष्य में चीन को पेंच कसने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन असली माहिर लोग विपरीत दिशा में नहीं चलते, बल्कि समय के साथ कदम बढ़ाते हैं। चूंकि China+1 रणनीति तय हो चुकी है, हम उद्योगों के स्थानांतरण को रोक नहीं सकते, पर उनकी दिशा नियंत्रित कर सकते हैं। उसी साल जब भारत ने उत्पादन प्रोत्साहन योजना बढ़ाई, चीन ने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे चीन और आसियान देशों के बीच सहयोग बढ़ा। इस समझौते के अनुसार कुछ कलपुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तेजी से सीमा पार कर सकते हैं, यहाँ तक कि शून्य कर दर का भी लाभ उठा सकते हैं। RCEP नेतृत्व में आसियान देशों की फैक्ट्रियां चीन की परिपूर्ण औद्योगिक श्रृंखला से उत्पादन कर सकती हैं। वियतनाम जैसे कुछ देश तो अपनी फैक्ट्रियों के संचालन के लिए चीन से बिजली भी आयात करते हैं। इसके विपरीत भारत को अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला खुद बनानी पड़ती है। फॉक्सकॉन ने जब भारत में फैक्ट्री लगाई तो उसे यह समस्या महसूस हुई और उसने अपने आपूर्तिकर्ताओं पर भी भारत में फैक्ट्री लगाने का दबाव डाला। इसी वजह से उद्योगों के स्थानांतरण की होड़ में भारत आसियान देशों, खासकर वियतनाम से पीछे रह गया है। आसियान देशों को समर्थन देने के साथ साथ हमारे देश ने भारत पर सॉफ्ट सैंक्शन भी लागू किया है। इस साल मई में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने खुलासा किया कि हाल के समय में चीन ने प्रमुख उत्पादन उपकरणों पर भी, बेशक इन कदमों ने मेक इन इंडिया पर भी कम असर नहीं डाला है।
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICA) ने जोर दिया है कि इन बाधाओं के कारण भारतीय कंपनियों की संचालन क्षमता कम हुई है, पैमाने पर असर पड़ा है और कुल उत्पादन लागत बढ़ गई है। चाहे भारत खुद उत्पादन करे या जापान से आयात करे, दोनों ही स्थितियों में भारतीय कंपनियों की लागत 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। जब सस्ती श्रम शक्ति का लाभ सप्लाई चेन की समस्याओं से खत्म हो जाता है, तो भारत अन्य देशों की तुलना में अपनी बाजार प्रतिस्पर्धा खो देता है। भारत के लिए यह किसी साफ आसमान में गड़गड़ाहट जैसी बात है। भारत को मोदी की अपेक्षा के अनुसार चीन के साथ संबंध खराब होने के कारण पश्चिमी कंपनियों की कोई विशेष कृपा नहीं मिली। साल 2025 तक भारत के उत्पादन प्रोत्साहन योजना के परिणाम सामने आए, जिसमें भारतीय औद्योगिक उत्पादन का आर्थिक योगदान घटकर केवल 1400 पर 3% रह गया, जो मोदी सरकार के 25% के लक्ष्य से काफी कम है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 1.73 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो एप्पल सप्लाई चेन की असेंबली लाइनों और जेनरिक दवाओं में केंद्रित है, जबकि अन्य सभी क्षेत्रों में विफलता रही है। इसके अलावा जब मैंने भारत सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के वितरण की स्थिति को जांचा, पाया कि फॉक्सकॉन सहित ताइवानी कंपनियों के कारखाने इसमें स्पष्ट बहुमत में हैं। लगता है कि कुछ ताइवानी कंपनियां मेक इन इंडिया की असली मसीहा है। वे जापान से भी ज्यादा इस अबे के बड़े एशिया को बनते देखना चाहती हैं। गलवान घाटी संघर्ष के बाद सामने आई, जब भारत ने रूस से आग्रह किया कि वह अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में शामिल हो। मॉस्को के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का एक तार्किक कदम माना। उस समय अमेरिका और जापान हैरान रह गए। उनकी सोच में इस स्वतंत्र और समृद्ध हिंद महासागर में चीन के लिए कोई जगह नहीं है, रूस के लिए भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत ऐसा नहीं मानता। भारत ने महसूस किया कि अगर वह अमेरिका और जापान की रणनीति पर चलेगा तो भविष्य में हिंद महासागर हिंद का नहीं रहेगा। इसलिए मोदी ने रूस को शामिल किया ताकि इस क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव को संतुलित किया जा सके। भारत की यह चाल दोनों तरफ फायदा उठाने का एक आदर्श उदाहरण है। अमेरिका ने इसे मंजूरी नहीं दी, लेकिन इस कदम ने पुतिन की सराहना पाई। मॉस्को मानता है कि रूस को भारत द्वारा आमंत्रित किया जाना भारत चीन भारत सीमा विवाद के बावजूद पश्चिमी देशों के पक्ष में नहीं गया है और इसने पश्चिम और भारत के संबंधों में दरार डालने का एक मौका छोड़ा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि चीन, रूस और भारत के त्रिकोणीय संबंधों में हमारे देश के पास कोई विकल्प नहीं है। केवल रूस भारत के गहरे संबंधों को स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता है, अन्यथा हमें इस जोखिम का सामना करना पड़ेगा कि भारत और अधिक अमेरिका की ओर झुक जाएगा। अगर चीन ने रूस भारत संबंधों में हस्तक्षेप किया, जिससे संबंध खराब हुए और भारत ने रूस से हथियारों की खरीद कम कर दी, तो वह अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों से खरीद बढ़ा देगा। जापान ने भी इस बात को भली भांति समझ लिया है। टोक्यो में क्वाड की 4 देशीय सुरक्षा वार्ता में जापान ने अपवाद स्वरूप भारत को मिसाइलों, जेट लड़ाकू विमानों सहित कई घातक हथियारों के निर्यात की अनुमति दी। साथ ही भारत और जापान के बीच रक्षा निर्माण सहयोग को भी बढ़ावा दिया। इससे भारत और पश्चिमी देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, जो चीन की भू रणनीतिक स्थिति के लिए प्रतिकूल है। अब रूस के इस छेद को बनाए रखना ताकि वह पश्चिम और भारत के संबंधों में हस्तक्षेप और प्रभाव डाल सके, यही सही विकल्प है। आखिरकार सारी सहनशीलता का फल 2022 में मिला, जब रूस ने विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। विशेष सैन्य अभियान से पहले भारत और रूस के संबंध केवल पश्चिम को असहज करते थे, लेकिन अब भारत को पश्चिम और रूस के बीच एक विकल्प चुनना ही होगा। यह विकल्प भारत के लिए करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि रूस ने उसे बहुत कुछ दिया है। रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होते ही यूरोप ने रूस से ऊर्जा निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। रूसी संघ की वित्तीय व्यवस्था ऊर्जा निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है। पश्चिमी देशों का मानना था कि ऊर्जा प्रतिबंध रूस की युद्ध क्षमता नष्ट कर सकते हैं। अपनी रक्षा के लिए रूस ने मित्र देशों को सस्ती ऊर्जा देना शुरू किया, जिसमें भारत भी शामिल था। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के वायदा मूल्य से 1/3 या उससे भी अधिक कम थी। बाइडेन ने कई बार चेतावनी दी कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना उसके हित में नहीं है। आखिरकार रूस ने भारतीय रुपये में लेन देन करने पर सहमति जताई और कुछ समय बाद चीन के साथ रूस के व्यापार की मांग में भारी वृद्धि के कारण रूस ने भारत से युआन में लेन देन करने की मांग शुरू कर दी। मई 2023 तक भारत रोजाना रूस से 21.5 लाख बैरल तेल आयात कर रहा था, जिससे वह रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। यह युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में 1500% की वृद्धि थी। भारतीय सरकारी रिफाइनरियां न केवल खुद के इस्तेमाल के लिए पेट्रोल बनाती हैं, बल्कि कुछ विदेशों में भी निर्यात करती हैं। रूस प्रतिबंधों से बचने में मदद करना और इससे लाभ कमाना। रूस की हरकतों ने जापान और अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक क्वाड सुरक्षा संवाद को एक मजाक बना दिया है। अबे ने उस समय बिल्कुल नहीं सोचा था कि सिर्फ एक बैरल तेल की कीमत में 1/3 की गिरावट उसकी 10 साल की सारी योजना को चकनाचूर कर देगी।
जैसे ही ट्रंप सरकार की नई टीम सत्ता में आई, अमेरिका ने अपनी ही इंडो पैसिफिक रणनीति को नकारना शुरू कर दिया और अलगाववाद की ओर बढ़ गया। भारत जानता था कि रूस से तेल खरीदने से भारत अमेरिका संबंध खराब होंगे, लेकिन नीति में बदलाव की रफ्तार इतनी तेज थी कि भारतीय सरकार भी हैरान रह गई। 5-7 हवाई युद्ध के बाद ट्रंप ने खास तौर पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ मुनीर से मुलाकात की और अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में नरमी लाने को बढ़ावा दिया। यह संकेत था कि अमेरिकी रणनीति में भारत के साथ संबंधों को अब कम प्राथमिकता दी जा रही है।